राजनीतिक विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर का टॉपिक है लोकपाल, पावर्स एंड फंक्शन। लोकपाल, शक्ति एवं कार्य। यह टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम ऑप्शन फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। लोकपाल की नियुक्ति कैसे होती है, लोकपाल की कार्यावधि क्या है, वेतनमान और भत्ते क्या है, लोकपाल की नियुक्ति कैसे होती है, नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होती है, लोकपाल को कैसे उसके पद से विस्थापित किया जा सकता है, लोकपाल के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन कौन से कार्य करता है लोकपाल, लोकपाल अधिनियम में क्या क्या दोष है, क्या क्या कमियां हैं, लोकपाल अधिनियम से पॉलिटिकल सिस्टम में क्या बदलाव आया है, इसका क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लोकपाल के बारे में। लोकपाल अधिनियम, लोकपाल एंड लोकायुक्त अधिनियम 2013। लोकपाल, भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और एक लोकतांत्रिक देश के शासन व प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए इस तरह के अधिनियम की काफ़ी लंबे समय से आवश्यकता थी। भारत में पारदर्शी एवं जन शिकायतों के निवारण के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की व्यवस्था की गई है। भारत में इसकी स्थापना स्कैंडिनेवियन देशों के इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के आधार पर की गई है। इन देशों में स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड इत्यादि देश आते हैं। इन देशों में लोकपाल, जो वर्तमान में हम हिंदी में कहते हैं ओम्बुड्समैन कहा जाता है, इन देशों में काफ़ी लंबे समय से ये व्यवस्था कायम है। भारत में प्रशासनिक सुधार की रिपोर्ट के आधार पर ही न्यूजीलैंड की तरह न्यायालय को जांच की परिधि से बाहर रखा है। अगर हम लोकपाल की पृष्ठभूमि का अध्ययन करें तो लोकपाल शब्द का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। इसे स्वीडन भाषा में ओम्बुड्समैन कहा जाता है। ओम्बुड्समैन का अर्थ है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के प्रतिनिधि अथवा प्रवक्ता के पद पर कार्य करता हो। ओम्बुड्समैन एक प्रकार से ऐसा प्राधिकारी है जो विधायिका द्वारा प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्रवाई के विरुद्ध शिकायतों से देश में आम जनता की शिकायतों के निवारण के लिए ओम्बुड्समैन अथवा लोकपाल उत्तरदायी होता है। भारत में केंद्र स्तर पर लोकपाल और राज्यों में पारदर्शी प्रशासन के लिए लोकायुक्त पद की व्यवस्था की गई है। सबसे पहले 1809 में स्वीडन के संविधान में ओम्बुड्समैन शब्द डाला गया, लोकपाल की व्यवस्था की गई कि स्वीडन के प्रशासन शासन में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, प्रशासन को ईमानदार पारदर्शी बनाने के लिए ओम्बुड्समैन की व्यवस्था की गई। ब्रिटेन में 1967 में, फिनलैंड में 1918 में ये व्यवस्था स्थापित की गई। ओम्बुड्समैन को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे डेनमार्क, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में इसे पार्लियामेंट्री कमीशन, संसदीय आयुक्त कहा जाता है। रूस में इसे प्रोक्यूरेटर जनरल कहा जाता है, मुख्तार जनरल। भारत में इसे लोकपाल कहा जाता है। स्वीडन दुनिया का पहला देश है जहाँ इसकी एक पारदर्शी प्रशासन के रूप में वहाँ के संविधान में व्यवस्था की गई। स्वीडन में यहाँ तक कि न्यायाधीश, पादरी को भी शामिल किया गया है।
लेकिन भारत में न्यूजीलैंड की तरह न्यायालयों को इस परिधि से बाहर रखा गया। भारत में 1963 में एम.एल. सिंघवी समिति ने इस संबंध में कुछ प्रयास किए थे। उसके बाद 1967 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रशासकीय भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोकपाल की संस्था का विचार दिया। भारत में 1968 से लेकर के 2011 तक कई केंद्रीय सरकारों ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम को पारित करने के लिए प्रयास किए, लेकिन अंतिम रूप से लोकपाल अधिनियम पास नहीं हो सका। 6 अप्रैल 2011 को तत्कालीन केंद्र सरकार ने, जिसमें 5 मंत्री व श्री अन्ना हजारे, एक संयुक्त प्रारूप समिति का गठन किया गया जिसमें लोकपाल बिल बनाना था। स्थायी समिति की संस्तुति पर विचार करने के बाद सरकार ने लोकसभा के पास एक बिल 2011 में वापस ले लिया। केंद्र ने लोकपाल व राज्यों में लोकायुक्त की संस्था स्थापित करने के लिए दिनांक 22 दिसंबर 2011 को लोकसभा में एक नया बिल लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 प्रस्तुत किया। यह बिल संशोधनों के साथ राज्यसभा में 17 दिसंबर 2013 को व लोकसभा में 18 दिसंबर 2013 को पास कर दिया गया। प्रथम अप्रैल 2014 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 16 जनवरी 2014 को यह विधेयक लागू हो गया। लोकपाल की स्थापना परिभाषा के विषय में डोनाल्ड रॉबर्ट का कहना है कि एक ऐसा पदाधिकारी जो कि विधायिका एवं प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्रवाई के विरुद्ध परिवादों के निवारण के लिए तैयार किया जाता है। एक प्रकार से विधायिका, प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्रवाई के विरुद्ध एक ऐसा प्राधिकारी जो ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी की पूरी तरह से जांच पड़ताल करता है, लोकपाल के रूप में उसकी परिभाषा दी जा सकती है। लोकपाल की स्थापना के वास्ते में दिया गया है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए लोकपाल नामक एक निकाय की स्थापना की जाएगी। लोकपाल निम्नलिखित से मिलकर बनेगा: एक अध्यक्ष जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या रहा है, या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश है या रहा है, या कोई विख्यात व्यक्ति जो उपधारा 3 के खंड ख में विनिर्दिष्ट को पूरा करता हो, और उतने सदस्य जो 8 से अधिक नहीं होंगे, जिनमें 50% न्यायिक सदस्य होंगे। परंतु लोकपाल के सदस्यों के 50% से अन्यून सदस्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक वर्गों से संबद्ध व्यक्तियों में महिलाओं से होंगे। यानी 8 में से कोई 4 सदस्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं महिलाओं से होंगे। इसी में तीसरा ही महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है, किसी न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा यदि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, या किसी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है। न्यायिक सदस्य किसी भी सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र होगा यदि वह निर्दोष है, सत्यनिष्ठ है, उत्कृष्ट योग्यता है वाला ऐसा व्यक्ति है जिसके पास भ्रष्टाचार, विरोध नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, वित्त जिसके अंतर्गत बीमा और बैंककारी भी है, विधि और प्रबंध से संबंधित विषयों में विशेष ज्ञान हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो लोकपाल के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं। अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य के बारे में व्यवस्था की गई है कि संसद का कोई सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का वो सदस्य नहीं होना चाहिए।
नैतिक आधार से अंतर्लंबित किसी अपराध का दोषी व्यक्ति नहीं होगा। यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख 45 वर्ष से कम उसका आयु होनी चाहिए। 45 वर्ष की आयु उसकी आवश्यक है। किसी पंचायत या नगर पालिका का वो सदस्य नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो किसी संघ या किसी राज्य की सेवा से हटा दिया गया हो या पदच्युत कर दिया हुआ हो, पद से विस्थापित कर दिया हुआ हो। ऐसा व्यक्ति जो है लोकपाल की नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा। और वह न्यास व लाभ के पद अध्यक्ष या सदस्य के रूप में या उसके पद से भिन्न धारण नहीं करेगा, या किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होगा, या कोई कारोबार नहीं करेगा, या कोई वृत्ति व्यवसाय नहीं करेगा। तदनुसार अपना पद ग्रहण करने से पूर्व यथास्थिति अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति यदि वह न्यास या लाभ का कोई पद धारण करता है तो ऐसे पद से त्यागपत्र देगा, या वह कोई कारोबार कर रहा है तो ऐसे कारोबार के संचालन एवं प्रबंधन से अपना संबंध समाप्त कर देगा। वह कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो ऐसे व्यवसाय से वो पूरी तरह से प्रवृत्त दूर होगा। तो एक प्रकार से अगर कोई व्यक्ति इस पद के लिए चुना जाता है तो लाभ के पद को त्याग करेगा, कारोबार का त्याग करेगा, और कोई व्यवसाय है तो उसका त्याग करेगा। चयन समिति की सिफारिश पर अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से बनने वाली चयन समिति की सिफारिश अभिप्राप्त करने के पश्चात की जाएगी। राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त समिति है उसमें प्रधानमंत्री इस समिति का अध्यक्ष होगा, लोकसभा का अध्यक्ष सदस्य होगा, लोकसभा में नेता विपक्ष सदस्य होगा, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश इसका सदस्य होगा। ऊपर खंड क से खंड घ में निर्दिष्ट अध्यक्ष या सदस्यों द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाला एक विख्यात विधिवेत्ता इसका सदस्य होगा। अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति केवल इस कारण अविधि मान्य नहीं होगी कि चयन समिति में कोई रिक्ति है, किसी प्रकार का चयन समिति में कोई पद खाली है तो भी वो समिति उसको चुन सकती है। चयन समिति लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने के प्रयोजनों के लिए तथा उस रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले व्यक्तियों का पैनल तैयार करने के लिए कम से कम 7 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की, जिनके पास भ्रष्टाचार निरोध नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, नीति निर्माण, वित्त जिसके अंतर्गत बीमा और बैंककारी भी है, विधि और प्रबंधन से संबंधित विषयों जैसे या किसी अन्य विषय में जो चयन समिति की राय में लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने में उपयोगी हो सकेगा, विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता है, एक खोजबीन समिति का गठन करेगी। परंतु खोजबीन समिति के 50% से अनुमत सदस्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित एवं महिलाओं से होगा। यानी कम से कम 4 सदस्य SC, ST, अदर बैकवर्ड क्लासेज, माइनॉरिटी क्लासेज और वुमेन से सेलेक्ट की जाएगी। परंतु यह है कि चयन समिति खोजबीन समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से भिन्न किसी व्यक्ति पर विचार कर सकेगी। चयन समिति लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने के लिए पारदर्शी रीति से अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगी। यानी चयन समिति लोकपाल और उसके जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति करने में प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगी। पॉइंट नंबर 5 है कि उपधारा 3 में निर्दिष्ट खोजबीन समिति की कार्यविधि, उसके सदस्यों को संदेश, फीस, भत्ते और नामों के पैनल के चयन की रीति ऐसी होगी जो विहित की जाए, जो निर्दिष्ट की जाए। तो एक प्रकार से राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित एक ऐसी समिति का गठन किया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा विपक्ष का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नियुक्त कोई
न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला एक विख्यात विधिवेता सदस्य मिलकर के जो चयन समिति बनाएंगे और एक छानबीन समिति होगी, उसके द्वारा नामों का चयन किया जाएगा और फिर चयन समिति अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगी। अध्यक्ष और सदस्यों की रिक्तियों को भरा जाना। राष्ट्रपति यथास्थिति ऐसे अध्यक्ष या सदस्यों की पदावधि की समाप्ति के कम से कम 3 मास पूर्व इस अधिनियम में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा या करवाएगा। यानी लोकपाल या लोकपाल की टीम के सदस्य किसी कारणवश से कोई पद खाली होता है तो राष्ट्रपति 3 मास के अंदर अंदर खुद या समिति को सिफारिश करके उस खाली पद पर जो है नियुक्ति का प्रयास करेगा। अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि यानी लोकपाल और उसकी जो मेंबर है, अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य चयन समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यानी अध्यक्ष लोकपाल और उसकी टीम का जो चयन है वो चयन समिति की सिफारिश पर होगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे और वह उस तारीख से जिससे अपना पद ग्रहण करता है 5 वर्ष की अवधि या उससे के द्वारा 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें जो पूर्वोत्तर हो उस रूप में पद धारण करेगा। यानी 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा पद ग्रहण करने की तिथि से, परंतु वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग सकेगा। 5 वर्ष से पहले लोकपाल या उसकी टीम का मेंबर जो है राष्ट्रपति को स्वेच्छा से लिखित रूप में त्यागपत्र दे सकता है या उसको धारा 37 एवं संबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकता है। अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें। लोकपाल और लोकपाल की जो टीम के मेंबर हैं उनके अध्यक्ष का वेतन भत्ते सेवा अन्य शर्तें वही होगी जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की। अन्य सदस्यों का वेतन भत्ते सेवा शर्तें वही होंगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की है। तो अध्यक्ष जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष वेतन भत्ते एवं सेवा का लाभ लेगा और टीम के अन्य सदस्य उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों का लाभ प्राप्त करेंगे। इसी में व्यवस्था की गई है उस पेंशन रकम को यदि ऐसी नियुक्ति हुई है ऐसी पूर्व सेवा की बाबत उसको सौदे पेंशन के किसी भाग के बदले उसका संस्कृत मूल्य पर प्राप्त किया गया है तो पेंशन के उस भाग की रकम को घटा दिया जाएगा। परंतु यह और है कि अध्यक्ष या किसी सदस्य को संदेह वेतन भत्ते और पेंशन में और उसकी सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके अलाभकार के रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन लोकपाल और उसकी टीम के वेतनमान उनके भत्ते और उनकी पेंशन में नियुक्ति के बाद जो है किसी प्रकार का उनका अलाभकार नॉन प्रॉफिट के रूप में यानी उनके वेतनमान को घटाया नहीं जा सकता, कम नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा पद पर बने रहने के पश्चात नियोजन पर निर्बंधन। अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य पर पद पर न रहने के पश्चात जब वह अपने पद से रिटायर हो जाते हैं लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र होगा। लोकपाल की टीम का कोई मेंबर एक बार चुने जाने के बाद रिटायरमेंट होने के बाद पुनः जो है लोकपाल या सदस्य के रूप में उसकी नियुक्ति नहीं होगी। किसी राजनयिक कर्तव्य भार किसी संघ या राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्ति और ऐसे अन्य कर्तव्य भार या नियुक्ति के लिए जो राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित
अधिपत्र द्वारा किए जाने के लिए विधि द्वारा अपेक्षित है वो पूरी तरह से अपात्र होगा, उसके योग्य होगा। भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी अधीन लाभ के किसी अन्य पद पर आगे और नियोजन के लिए वो पात्र होगा। पद त्याग करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के भीतर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या संसद के किसी सदन के सदस्य या राज्य विधानमंडल की सदन या नगरपालिका या पंचायत के सदस्य का कोई निर्वाचन लड़ने के लिए वो व्यक्ति जो है अपात्र होगा। यानी एक प्रकार से अध्यक्ष और उस टीम के सदस्य दोबारा चुने जाने के लिए या किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर भारत सरकार या राज्य सरकारों के या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सदस्य, नगरपालिका, पंचायत का निर्वाचन लड़ने के लिए पूरी तरह से अपात्र होंगे। इसी में नियोजन पर प्रतिबंध में पॉइंट नंबर 2 है, उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा यदि सदस्य और अध्यक्ष के रूप में उसकी पदावधि 5 वर्ष से अधिक नहीं है। इसमें स्पष्टीकरण की व्यवस्था की गई। इस धारा के प्रयोजनों के लिए स्पष्ट किया जाता है कि जहां सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां उसकी पदावधि सदस्य और अध्यक्ष के रूप में कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यानी पूरी तरह से उनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष रहेगा, उससे ज़्यादा उनका कार्यकाल नहीं हो सकता। कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। अध्यक्ष की मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र हो जाता है, अन्यथा उसके पद पर कोई रिक्त होने की दशा में राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने तक ज्येष्ठतम सदस्य जो सीनियर मोस्ट टीम में मेंबर है अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए राष्ट्रपति उसको प्राधिकृत करता है। जब अध्यक्ष छुट्टी पर अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो उपलब्ध ऐसा वरिष्ठतम सदस्य है जिसकी राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा इस नियमित प्राधिकृत करे उस तारीख जिसको अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को पुनः ग्रहण नहीं करता अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा। यानी किसी कारण अध्यक्ष अनुपस्थित है, छुट्टी पर है या अपने कार्यों को करने में सक्षम नहीं है तो राष्ट्रपति एक अधिसूचना के द्वारा जो टीम में सीनियर मेंबर है उसको अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है। लोकपाल का सचिव, अन्य अधिकारी व कर्मचारी विजन है। लोकपाल में सचिव, अन्य अधिकारी और स्टाफ वर्ग के बारे में जो व्यवस्थाएं दी गई है उनमें पहली व्यवस्था है कि लोकपाल का सचिव भारत सरकार के सचिव की पंक्ति का होगा जिसकी केंद्रीय सरकार द्वारा भेजे गए नामों के पैनल से अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति की जाएगी। यानी भारत सरकार का जो सचिव है वही स्थिति लोकपाल के सचिव की होगी। दूसरा पॉइंट है कि एक जांच निदेशक और एक अभियोजन निदेशक होगा जो भारत सरकार के अपने सचिव या समतुल्य पंक्ति में से निम्न पंक्ति का होगा जिसमें नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा भेजे गए नामों के पैनल से अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। लोकपाल की टीम में लोकपाल के अन्य अधिकारियों कर्मचारी वृंद की नियुक्ति लोकपाल के अध्यक्ष या ऐसे सदस्य अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसको अध्यक्ष निर्देश करे, परंतु राष्ट्रपति नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि किसी ऐसे पद या किन्हीं पदों की बाबत जो नियमों में भी निर्दिष्ट की गई जाए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात नियुक्ति की जाएगी। संसद द्वारा बनाई गई ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकपाल के सचिव, अन्य अधिकारियों व कर्मचारी के लिए शर्तें ऐसी होगी जो लोकपाल द्वारा तत्प्रयोजनार्थ बनाए गए विनियमों द्वारा निर्दिष्ट की जाए, परंतु इस उपधारा के अधीन बनाए गए विनियमों के लिए जहाँ तक उसका संबंध वेतनमान, भत्तों, छुट्टी व पेंशन इत्यादि से राष्ट्रपति का अनुमोदन अपेक्षित है। यानी जितना भी कर्मचारी स्टाफ है उसकी नियुक्ति जो है वो
अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी, लेकिन वेतनमान, भत्ते, छुट्टी, पेंशन इत्यादि के बारे में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन जो है उसका होना पूरी तरह से अपेक्षित है। लोकपाल की शक्तियों के बारे में लोकपाल एंड लोकायुक्त अधिनियम 2013 में विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। लोकपाल की अधीक्षक संबंधी जो शक्ति हैं कि लोकपाल को दिल्ली पुलिस स्थापन अधिनियम 1946 की धारा 4 और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 की धारा 6 में किसी बात के होते हुए इस अधिनियम के अधीन दिल्ली पुलिस विशेष पुलिस स्थापन को लोकपाल द्वारा प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के लिए निर्दिष्ट किए गए मामलों के संबंध में दिल्ली पुलिस स्थापन पर अधीक्षण करने और निर्देश देने की शक्तियां लोकपाल को होगी, परंतु इस उपधारा के अधीन अधीक्षण या निर्देश देने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकपाल ऐसी किसी रीति से शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा जिससे किसी अभिकरण जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है से जिनको अन्वेषण कार्य सौंपा गया है किसी मामले का किसी विशिष्ट रीति से अन्वेषण करने या उसको निपटाने की अपेक्षा की जाए। तो एक प्रकार से लोकपाल को सुपरविजन की और निर्देश देने की जो शक्ति हैं उसके बारे में टर्म और कंडीशन जो है वो निर्धारित की गई है। दूसरा महत्वपूर्ण किया गया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग धारा 20 की उपधारा 1 के परंतु दूसरे के अधीन उसको निर्दिष्ट की गई शिकायतों पर की गई कार्रवाई के संबंध में लोकपाल का ऐसे अंतराल पर जो लोकपाल निर्देश दे विवरण भेजेगा और ऐसे विवरण को प्राप्त करने पर लोकपाल ऐसे मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा। यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा जो शिकायतें लोकपाल को समय समय पर भेजी जाएगी उनके मामले के शीघ्र निपटान के लिए उसके द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। नंबर 3, लोकपाल द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन को निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण करने वाले या उसके किसी अधिकारी को लोकपाल के अनुमोदन के बिना स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन लोकपाल की सहमति द्वारा उसके निर्दिष्ट मामलों का संचालन करने के लिए सरकारी अधिवक्ताओं से भिन्न अधिवक्ताओं के एक पैनल की नियुक्ति कर सकेगा। केंद्रीय सरकार समय समय पर ऐसी निधियां उपलब्ध कराएगी जिसकी दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के निदेशक द्वारा उसको लोकपाल द्वारा निर्दिष्ट मामलों का प्रभावी अन्वेषण करने के लिए अपेक्षा की जाए। निदेशक ऐसे अन्वेषण के संचालन में उपगत व्यय के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगा। लोकपाल को तलाशी एवं अभिग्रहण का अधिकार दिया गया है यदि लोकपाल के पास ये विश्वास करने का कारण है कि ऐसा कोई दस्तावेज है जो उसकी राय में इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के लिए जांच के लिए उपयोगी है या उसे सुसंगत होगा या किसी स्थान में छिपाया गया है तो उस किसी अभिकरण जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है को विशेष अन्वेषण कार्य सौंपा गया है ऐसे दस्तावेजों की तलाशी लेने और उसका अभिग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करेगा। यानी एक प्रकार से लोकपाल को तलाशी के बारे में जो भी दस्तावेजों की जो भी चीज़ों की जरूरत होगी उस केस से रिलेटेड है तो उनकी वो तलाशी कर सकता है। यदि लोकपाल का समाधान हो जाता है कि उपधारा 1 के अधीन अभिगृहित किसी दस्तावेज का इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के प्रयोजन के लिए साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और यह कि ऐसे दस्तावेजों को उसकी अभिरक्षा में या ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में जिसको प्राधिकृत किया गया है प्रतिधारित करना आवश्यक होगा तो वह अन्वेषण पूरा हो जाने तक ऐसे दस्तावेज को इस प्रकार प्रतिधारित करेगा या प्राधिकृत अधिकारी को प्रतिधारित करने का निर्देश देगा। यानी लोकपाल एक प्रकार से किसी भी डॉक्यूमेंट्स को जो अन्वेषण के लिए प्रयोजन के लिए साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है
उसकी अभिरक्षा में या अधिकारी की अभिरक्षा में जिसको अथोराइज किया गया है इसके लिए, उसको प्रतिधारित करना आवश्यक होगा। परंतु जहाँ किसी दस्तावेज को वापस लिया जाना अपेक्षित है, वहाँ लोकपाल या लोकपाल द्वारा नियुक्त कोई प्राधिकारी है वैसे दस्तावेजों की सम्यक रूप से अधिप्रमाणित प्रतियों को प्रतिधारित होने के पश्चात उसको वापस कर सकेगा। कतिपय कुछ ऐसे मामले जिसमें लोकपाल को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ दी गई हैं, यानी एक प्रकार से उसकी न्यायिक भूमिका को प्रकट किया गया है। इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी प्रारंभिक जांच के लिए लोकपाल के जांच खंड को किसी बात का विचारण करते समय निम्नलिखित विषयों के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। किसी व्यक्ति को समय और उसको हाजिर कराना और शब्द पर उसकी परीक्षा करना, यानी एक प्रकार से किसी भी शिकायत से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है तो उसको प्रेजेंट करने के लिए, हाजिर करने के लिए, उसके द्वारा जो शब्द पत्र दिया गया है उसकी परीक्षा करने के लिए लोकपाल उसको निर्देश दे सकता है। किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना, यानी लोकपाल जो है किसी भी कर्मचारी जो लोक सेवक के रूप में जुड़े हैं उनको प्रकट करने के लिए, पेश करने के लिए अपेक्षा कर सकता है। शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, एक प्रकार से शिकायतकर्ता ने जो शपथ पत्र दिए उनके साक्ष्य ग्रहण करने की भी लोकपाल अपेक्षा रखता है। शास्त्रियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए एक कमीशन निकालना, ऐसे अन्य विषय जो विहित किए गए हैं, जो निर्धारित किए गए हैं, परंतु किसी साक्षी की दशा में ऐसा कमीशन केवल वहाँ निकाला जाएगा जहाँ लोकपाल की राय में साक्षी लोकपाल के समक्ष कार्रवाइयों में हाजिर होने की स्थिति में नहीं है, जहाँ हाजिर होने में असमर्थ है, वहाँ निकाला जाएगा। इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। पॉइंट नंबर 2 है कि लोकपाल के समक्ष कोई कार्यवाही भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 193 के अंतर्गत न्यायिक कार्रवाई समझी जाएगी। केंद्रीय या राज्य सरकार के अधिकारियों को सेवाओं का उपयोग करने की लोकपाल की शक्ति है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर है उनकी सेवाओं का लोकपाल उपयोग कर सकता है अगर वो उसकी शिकायत से जुड़े हुए कोई केसेज है, किसी प्रकार से लोकपाल के उनकी सेवाएं जो है अपेक्षित है। इसमें पॉइंट नंबर 1 है लोकपाल कोई प्रारंभिक जांच अन्वेषण प्रयोजन के लिए यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या संगठन या अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा। यानी लोकपाल अपनी प्राइमरी इंक्वायरी में, जांच में, अन्वेषण में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉई है, कोई ऑफिसर है या कोई संगठन है या कोई ट्रिब्यूनल है इन्वेस्टिगेशन का, तो उसकी सेवाओं का उपभोग कर सकेगा। ऐसी जांच या अन्वेषण से संबंधित किसी मामले में प्रारंभिक जांच या अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए ऐसा कोई अधिकारी या संगठन या अभिकरण जिसकी सेवाओं का उपयोग उपधारा 1 के अधीन किया जाता है, लोकपाल के अधिकरण निर्देशन के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति को सम्मन कर सकेगा और हाजिर कर सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा। नंबर 2, किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा। नंबर 3, किसी कार्यालय में किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा कर सकेगा। पॉइंट नंबर 3 है किसी अधिकारी या संगठन या अभिकरण जिसकी सेवाओं का उपयोग उपधारा 2 के अधीन किया जाता है, प्रारंभिक जांच या अन्वेषण से संबंधित किसी मामले की यथास्थिति जांच या अन्वेषण करेगा और लोकपाल को ऐसी अवधि के भीतर जो इसके निमित्त उसके द्वारा विनिर्देश की जाए उस पर अपनी जो है रिपोर्ट पेश करेगा।
लोकपाल अधिनियम 2013 में लोकपाल के पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों के बारे में व्यवस्था की गई है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध के लिए लोकपाल के अधीन या उससे सहयुक्त किसी अधिकारी या कर्मचारी या अभिकरण जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है के विरुद्ध किए गए अभिकथन या शिकायत दोषपूर्ण कार्य के संबंध में प्रत्येक शिकायत पर इस धारा के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लोकपाल शिकायत या अभिकथन की जांच उसकी प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर पूरी करेगा। लोकपाल या लोकपाल के नियुक्त या उससे सहयुक्त अभिकरण के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत की जांच करते समय यदि साक्ष्य के आधार पर उसका प्रथम दृष्टा या समाधान हो जाता है कि जांच करते समय लोकपाल या उसमें नियुक्त या उससे संयुक्त अभिकरण के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के अपने पद पर बने रहने से ऐसी जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। यानी लोकपाल की टीम के किसी मेंबर से अगर किसी लोक सेवक के विरुद्ध जांच से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। लोकपाल या नियुक्त या उसे संयुक्त अभिकरण का कोई अधिकारी या कर्मचारी द्वारा साक्ष्य को नष्ट करने या किसी भी रूप में बिगाड़ने या साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना है। लोकपाल और उसकी टीम के किसी मेंबर द्वारा किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्य को नष्ट करने के लिए या उसको बिगाड़ने या जो गवाह हैं उनको प्रभावित करने की अगर संभावना है तो लोकपाल आदेश द्वारा लोकपाल के ऐसे अधिकारी कर्मचारी को निलंबित कर सकेगा या लोकपाल में नियुक्त उससे संयुक्त ऐसे अभिकरण को उसके द्वारा पूर्व प्रयोग की गई सभी शक्तियों और उत्तरदायित्वों से निर्निहित करेगा, दूर कर सकेगा। और जांच के पूरा होने पर यदि लोकपाल का यह समाधान हो जाता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और किसी भी अपराध और दोषपूर्ण कार्य के किए जाने का प्रथम दृष्टा साक्ष्य है तो इसका पूरा हो जाने के 15 दिन के अंदर जो है इसकी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोकपाल के संबंध में लोकपाल से संबंधित कुछ कमियां हैं, कुछ दोष हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकपाल जो अधिनियम है उसके कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं, कौन कौन सी वीकनेस है। लोकपाल अधिनियम में पहली वीकनेस है कि स्वतः संज्ञान नहीं, यानी लोकपाल किसी प्रकार से स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता। लोकपाल शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर जांच प्रक्रिया शुरू करता है, वह स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू नहीं करता। यानी जब कोई शिकायत आती है लिखित रूप में तभी लोकपाल जो है इस तरह की कार्रवाई करता है। ये एक इस अधिनियम का ड्रॉबैक है, वीकनेस है। दूसरा ड्रॉबैक है, कमी है, अनाम शिकायत की अनुमति नहीं, यानी शिकायतकर्ता साधारण कागज पर किसी प्रकार की शिकायत नहीं कर सकता, चाहे वह साथ में सहयोगी दस्तावेज हों। बाकायदा जो है उस एक निर्धारित प्रपत्र पर उसको शिकायत लिखनी होती है और साथ में शब्द पत्र भी देना होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है, वीकनेस है इस अधिनियम की। तीसरी है समयावधि बाध्यता, यानी शिकायतकर्ता को लोकपाल अधिनियम के अनुसार 7 वर्ष के अंदर अंदर शिकायत करने की बाध्यता है। इसे ज़्यादा समय होने पर वो इस संबंध में शिकायत नहीं कर सकता। लोकपाल अधिनियम की चौथी महत्वपूर्ण ड्रॉबैक और कमी है कि प्रधानमंत्री के लिए विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में है लेकिन उसके विरुद्ध आरोप निपटाने के लिए विशेष प्रकार की प्रक्रिया दी गई है और इससे ये एक प्रकार से इस अधिनियम की ड्रॉबैक है कि प्रधानमंत्री से संबंधित कोई निपटारा है उसके लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाए। एक महत्वपूर्ण ड्रॉबैक है कि द्वेषपूर्ण शिकायतें, कि व्यक्तिगत द्वेष के कारण बहुत सारे व्यक्ति जो है सरकार लोक सेवकों के विरुद्ध आधारहीन शिकायतें करते रहते हैं, जिससे लोक सेवकों का सरकार में, देश में, समाज में, परिवार में मान सम्मान को गहरी ठेस पहुंचती है। तो ये अधिनियम का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ी वीकनेस है। लोकपाल अधिनियम की न केवल ड्रॉबैक है, वीकनेस है, चैलेंजेस है, बल्कि वर्तमान समय में देखें तो
लोकपाल जो अधिनियम है उसके महत्व भी है, वो रेलेवेंट भी है। लोकपाल जो अधिनियम है उसकी उपयोगिता हमें वर्तमान समय में भी दिखाई देती है। पहली जो इम्पोर्टेंस है लोकपाल अधिनियम की वो है पारदर्शी प्रशासन, ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन में पारदर्शी लाने के लिए, शासन में पारदर्शी लाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत करने के लिए, अपने कार्य के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार बनाने के लिए लोकपाल अधिनियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम के आने के बाद प्रशासन में काफ़ी पारदर्शिता आई है। प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्य के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार बने। इस अधिनियम की दूसरी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है जन जागरूकता, पब्लिक अवेयरनेस। यानी लोकपाल अधिनियम से आम व्यक्ति में जागरूकता आई। आम व्यक्ति अधिकारों के प्रति, कर्तव्यों के प्रति, देश में शासन प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार के प्रति काफ़ी सचेत हुआ है और प्रत्येक व्यक्ति देश की सेवा में, समाज की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में इन भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध समय समय पर लोकपाल को या राज्यों में लोकायुक्त को शिकायत करते हैं। तो जनता में इस अधिनियम से काफ़ी जागरूकता आई है और देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, शासन प्रशासन को पारदर्शी बनाने के लिए जनता की जो जागृति है वो इस अधिनियम के महत्व को प्रदर्शित करती है। इस अधिनियम की तीसरी महत्वपूर्ण उपयोगिता है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश, करप्शन पर काफ़ी कंट्रोल हुआ है। लोकपाल एक्ट से सभी लोक सेवक सावधानीपूर्वक और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। प्रत्येक लोक सेवक को, अधिकारी को ये पता है कि किसी भी प्रकार की उसके पद के कर्तव्य से, कार्य से, कृत्यों से अनियमितता हुई या किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन हुआ तो लोकपाल बिल के दायरे में उसे कई तरह की परेशानियों का, चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। इसलिए भ्रष्टाचार पर जो है अंकुश लगा है कुछ, और इससे ये लोकपाल की एक रेलेवेंट है, इस अधिनियम की एक इम्पोर्टेंस है। इसके साथ ही झूठी शिकायतों पर भी कड़ा दंड की व्यवस्था की गई है कि आम जनता या देश के जो नागरिक हैं वो अपने पर्सनल द्वेष के कारण, पर्सनल घृणा के कारण या पर्सनल किसी प्रकार का जो टकराव है उसको बढ़ाने के लिए या बदले की भावना से किसी प्रकार से लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायत नहीं कर सकें। यदि कोई शिकायतकर्ता किसी लोक सेवक के विरुद्ध झूठी शिकायत करता है तो उसे 3 वर्ष कारावास या 10,000 रुपये जुर्माने के रूप में, या 3 वर्ष कारावास और 10,000 रुपये दोनों ही दंड हो सकता है। तो इस जो अधिनियम है इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंस है कि इसमें किसी प्रकार से कोई शिकायतकर्ता झूठी शिकायत करने का दुस्साहस नहीं करता। इस अधिनियम की एक बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि लोक सेवकों की तानाशाही पर रोक लगी है कि लोक सेवक जितने भी हैं, पब्लिक सर्वेंट जितने भी अधिकारी वर्ग है, प्रशासनिक अधिकारी है, वो जनता के स्वामी न होकर के सेवक के रूप में कार्य करते हैं। इस अधिनियम के आने से पहले उनमें प्रशासनिक एक प्रकार की तानाशाही, प्रशासनिक ईगो था उनके अंदर, ऑफिसर होने का ईगो था, अहम था उनके अंदर। लेकिन इस अधिनियम के आने से, वो इस दायरे में आने से कि उनकी भी जांच पड़ताल हो सकती है, उनकी भी सर्विस को लेकर के किसी प्रकार का क्वेश्चन मार्क हो सकता है, समाज के अंदर उनकी भी छवि धूमिल हो सकती है, तो एक प्रकार से लोक सेवकों की तानाशाही पर रोक लगी है। तो आज का हमारा ये लेक्चर था कि लोकपाल की नियुक्ति कैसे होती है, लोकपाल की पदावधि कैसी है, कैसे उसकी योग्यताएं क्या है, कैसे उसकी नियुक्ति की जाती है, पद से विस्थापित कैसे किया जा सकता है, वेतन भत्ते इत्यादि क्या है, लोकपाल की पावर्स क्या है, फंक्शन क्या है, क्या क्षेत्राधिकार है, क्या भूमिका है, कौन कौन से कार्य करता है, लोकपाल अधिनियम का जो चैलेंजेस है, शॉर्टकमिंग्स है, लोकपाल अधिनियम की कमियां क्या है, कमजोरियां क्या है,
और लोकपाल अधिनियम का महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है और आज के समय में इसका क्या रेलेवेंट है, ये लोकपाल से जो जुड़ा हुआ आज का जो लेक्चर है पूरा लोकपाल के विषय में, ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद।